वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 9 सितंबर 2020। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़। स्टार्ट करने से पहले वही इन्फॉर्मेशन रिपीट करना चाहूँगा जो मैंने आपको कल बताई थी। जो पिछले महीने के एमसीक्यूज़ का कंपाइलेशन है वो टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, तो आप उसे वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हैं अपने रिविज़न के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर दो स्टेटमेंट, इनफैक्ट 3 इन्फॉर्मेशन है आपके सामने, और इन 3 इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आपको एक जो प्राणी है उसे चूज़ करना है, एक स्पीसीज़ को बताना है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। पहला स्टेटमेंट ये है कि ये एलुवियल ग्रासलैंड जो हिमालयाज़ के फुटहिल्स में पाए जाते हैं वहाँ का नेटिव है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि इसकी जो एकमात्र नोन पॉपुलेशन है वो हमें या तो सदर्न भूटान में मिलती है या आसाम में। और तीसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि IUCN की रेड लिस्ट में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। आपको बताना ये है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। आर वी टॉकिंग अबाउट आर्मोर लेपर्ड, या फिर पिग्मी हॉग, या फिर नाम दफ़ा फ्लाइंग स्क्वेरल, या फिर चौथा ऑप्शन है एल्वेरा रैट। सही जवाब बताइए। ये 3 इन्फॉर्मेशन किसकी ओर इंडिकेट करती हैं। अगर आपने अपना सही जवाब सोच लिया हो कि इसका जो सही जवाब है वो बी है, वी आर टॉकिंग अबाउट पिग्मी हॉग, जो कि पिग की एक प्रजाति होती है। बहुत छोटा सा होता है ये। इस इमेज में तो आपको काफ़ी बड़ा दिखाया गया है, बट ये पाम से थोड़ा बड़ा होगा या उसी साइज़ का ऑलमोस्ट होता है, तो बहुत बड़ा नहीं होता। पिग्मी हॉग स्यूड की एक प्रजाति है। स्यूड मतलब मैमल्स की एक फैमिली है, जिसे कॉमनली हम पिग्स, हॉक्स या फिर बोर्ड्स के नाम से पुकारते हैं। ये एलुवियल ग्रासलैंड में मिलते हैं, दैट्स ट्रू। हिमालयाज़ के 300 मीटर के एलिवेशन तक आप इन्हें पा सकते हैं। इनकी जो पॉपुलेशन है वो आपको भूटान या फिर इंडिया के आसाम में मिलेगी, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। इनकी जो थोड़ी बहुत पॉपुलेशन है वो मानस नेशनल पार्क में ही पाई जाती है। दैट टू इज़ इन डेंजर बिकॉज ऑफ ग्रेजिंग, पोचिंग, फायर या फिर टाइगर परसिस्ट। जो पिग्मी हॉग है इसे शेड्यूल 1 में भी डिक्लेयर किया गया है वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में, मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया गया है। अगर इनके खिलाफ क्राइम होता है, ऑफेंसेस होते हैं, तो फिर हैवी पेनल्टीज़ भी लगाई जाती हैं। जो अगला प्रश्न है वो एक रिपोर्ट के बारे में है। ये एक स्पेशल रिपोर्ट थी जो ओशियन एंड क्रायोस्फीयर पर आई थी, जो कि चेंजिंग क्लाइमेट के ऊपर प्रिपेयर की गई थी। सो ओशियन एंड क्रायोस्फीयर इन चेंजिंग क्लाइमेट, ये किसके द्वारा प्रिपेयर की गई थी, यही आपसे पूछा गया है। आपके पास ऑप्शंस हैं जर्मन वॉच, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, या फिर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। सही जवाब बताइए, ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रिपेयर की गई है। अगर आपने इसका सही जवाब सोच लिया हो तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ सी। इसे IPCC के द्वारा प्रिपेयर किया गया है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। अभी उन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिक किया। देखिए, क्रायोस्फीयर का मतलब है कि समंदर का वो हिस्सा जहाँ पर बर्फ़ जमी होती है, पानी। जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों की लोकेशंस में आपको ओशंस में पानी जमा हुआ मिलता है, उसे ही क्रायोस्फीयर कहा जाता है। इसे देखिए, या फिर आइस डिपॉजिट्स जो लैंड में या सी में कहीं पर भी मिले। जो एक स्फीयर है वो तो बहुत बड़े एरिया में बन जाता है, बट आइस डिपॉजिट्स जहाँ भी हैं लैंड या सी में, आप उसे क्रायोस्फीयर बोल सकते हैं। इन्होंने कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश की थी एक सीरीज़ में। पहली थी ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस। वो रिव्यू कर रहे थे कि पेरिस एग्रीमेंट में जो हमने टारगेट रखा था कि ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे, वो हम अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। दूसरा, लैंड एंड क्लाइमेट चेंज, लैंड पे जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो क्लाइमेट चेंज को कैसे कॉज कर रही हैं, इस पर ये रिपोर्ट थी। जो IPCC है उन्होंने ये रिपोर्ट सितंबर 2019 में मोनाको में पब्लिश की थी, अपनी 51st सेशन में, IPCC 51 में। जो अगला प्रश्न है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में है। 2 स्टेटमेंट आपके सामने हैं। पहला ये है कि ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल दोनों को ही रिपोर्ट करता है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि ये सेंट्रल, यानी दुनिया की सेंट्रल इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, जो कि साइंटिफिक और टेक्निकल कोऑपरेशन को इंश्योर करता है न्यूक्लियर के फील्ड में। तो सही जवाब बताइए, कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। अगर आपने सही जवाब चूज़ कर लिया हो तो यहाँ पर दिए गए दोनों ही स्टेटमेंट IAEA के बारे में करेक्ट हैं। ईरान ने अभी IAEA को 2 में से एक साइट को इंस्पेक्ट करने के लिए अलाउ कर दिया है, जहाँ पर 2000 के आसपास में ये आशंका जताई गई थी कि कुछ अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो ये डिमांड कर रहे थे कि हमें वो साइट एक्सेस करने दीजिए, तो उन्होंने अभी बोला कि आप एक एक्सेस कर सकते हो। इन्हें अटॉम फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। 1957 में से इस्टेब्लिश किया गया था और इंडिया तब से ही इसका मेंबर है। हेडक्वार्टर इसका वियना, ऑस्ट्रिया में है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वही ये स्टेटमेंट तो क्वेश्चन में ही था।
ये अपने मेंबर स्टेट्स के साथ वर्क करते हैं ताकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम पीसफुल पर्पसेस से कर सके। जो अगला प्रश्न है उसमें आपसे ये पूछा गया है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक में किस कंट्री के पास हाईएस्ट वोटिंग पावर है? इंडिया, चाइना, यूएसए और जापान। सही जवाब बताइए। देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक में जो सबसे ज़्यादा वोटिंग पावर है वो राइट नाउ जापान के पास है, उसके बाद यूएसए के पास, देन चाइना के पास और उसके बाद नंबर इंडिया का आता है। जापान के पास जो वोटिंग पावर है वो 12.840 है, जबकि यूएसए का 12.452% है। काफ़ी क्लोज है दोनों। चाइना का 5.477 है और इंडिया का 5.386, दोनों के बीच में भी ज़्यादा अंतर नहीं है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 5th पोजीशन पे आता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जो कि 1966 में इस्टेब्लिश किया गया था। 68 मेंबर्स हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक नाम में ज़रूर है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मेंबर्स केवल एशिया से ही हो सकते हैं। 68 मेंबर्स हैं जिनमें से 49 एशिया से हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्वर का भी दर्जा इन्हें मिला है। ये एशिया में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं ताकि प्रॉस्परस, इंक्लूसिव, रेजिलिएंट और सस्टेनेबल एशिया एंड पैसिफिक को डेवलप किया जा सके। जो अगला प्रश्न है वो NAR के बारे में है। NAR का मतलब है नेशनल एकेडमी ऑफ रुटसेटी। जो रुटसेटी है इसका फुल फॉर्म है रूरल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो ये जो NAR है, दो स्टेटमेंट इससे संबंधित है। पहला ये है कि ये एक प्रकार का ट्रस्ट है जिसे इंडियन ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर किया गया है और इसका उद्देश्य ये है कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पर फोकस किया जाए, सोशल, पॉलिटिकल और ह्यूमन राइट कॉन्टेक्स्ट को हाईलाइट किया जाए इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि एक प्रकार का जॉइंट वेंचर है जहाँ पर दो पब्लिक सेक्टर बैंक्स और एक एजुकेशनल ट्रस्ट, श्री क्षेत्र धर्मस्थल, ये मतलब आपस में मिलकर इसे तैयार कर रहे हैं। तो बताइए सही जवाब क्या है? अगर आपने सही जवाब सोच लिया हो, यहाँ पर ये जो पहला स्टेटमेंट है ये काफ़ी कॉमन सा लग रहा है और सही भी लग रहा है, बट ये गलत है। माना कि ये एक प्रकार का ट्रस्ट है लेकिन ये इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को हैंडल नहीं करता। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज एक प्रकार का रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करता है मोटिवेशन, ट्रेनिंग और फैसिलिटेशन के माध्यम से। रुटसेटी का मतलब नार का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रुटसेटी का अभी फाउंडेशन स्टोन ले किया गया बेंगलुरु में। ये देखिए रुटसेटी मूवमेंट का पार्ट है जहाँ पर रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को डेवलप किया गया दुनिया भर में। उद्देश्य ये था कि स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट और कमर्शियल बैंक्स आपस में मिलकर जो रूरल पॉवर्टी का इशू है उसे हैंडल करें। जो अगला प्रश्न है वो प्रिप्यात रिवर के बारे में है। हाल ही में इसे न्यूज़ में देखा गया है। ये नॉर्थ वेस्टर्न यूक्रेन से फ्लो करता है और बाद में जाकर एक रिवर में मिल जाता है। तो ये किस मेजर रिवर में मिलता है? डेन्यूब, नाइपर, विस्तुला या फिर टाइबर? किस रिवर के साथ ये जाकर कन्फ्लुएंस अपना बनाता है, किस में मिल जाता है, यही पूछा गया है आपसे। इट वॉज इन न्यूज़। अगर आपने सही जवाब सोच लिया हो तो इसका करेक्ट आंसर बी है। ये बाद में जाकर नाइपर रिवर के साथ मिल जाता है। हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड ने ऑफ फॉर नेचर इन्होंने वार्न किया है कि जो ड्रेजिंग प्रिप्यात रिवर में चल रही है उससे काफ़ी नुकसान होगा, न केवल बायोडाइवर्सिटी को बल्कि आसपास की लोकेलिटी को भी। ड्रेजिंग में जो सेडिमेंट्स वगैरह हैं उन्हें निकाला जा रहा है ताकि जो शिप्स हैं वो आसानी से फ्लो कर सकें। ये एक इम्पॉर्टेंट रिवर है यूक्रेन की और यूक्रेन की जो कैपिटल सिटी है कीव वो भी इसी के किनारे लोकेटेड है। ये नॉर्थ वेस्टर्न यूक्रेन में राइज होता है, उसके बाद ये बेलारूस में गुजरता है और वापस से यूक्रेन में री एंटर करता है। कीव रिजर्वायर के पास ही जाकर नाइपर रिवर में मिल जाता है। E40 जो प्रोजेक्ट है उसी के तहत यहाँ पर यूक्रेन और बेलारूस मिलकर इसमें जो ड्रेजिंग का काम है वो करवा रहे हैं जिसके नुकसान हो सकते हैं। जो अगला प्रश्न है वो नोविचोक के बारे में है। हाल ही में न्यूज़ में देखा गया। पहला स्टेटमेंट ये है कि ये कई मिलिट्री ग्रेड नर्व एजेंट्स में से एक है जिसे सोवियत मिलिट्री ने डेवलप किया 1970s 80s के दशक में। दूसरा ये है कि ये लिक्विड, पाउडर और एरोसॉल तीनों ही फॉर्म में या पाउडर या एरोसॉल इन फॉर्म्स में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे एक सोवियत प्रोग्राम के तहत बनाया गया था जिसका कोड नेम था फोलिएंट। सही जवाब बताइए कौन सा इसमें से सही है, कौन सा गलत है। इनफैक्ट इस क्वेश्चन के दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी देखिए जर्मनी ने ये कहा कि एक जो व्लादिमीर पुतिन के उनका काफ़ी क्रिटिसिज्म करते हैं एलेक्सी नावल्नी, उनको इसका इस्तेमाल करके, इस नव एजेंट का जिसका नाम नोविचोक है, इसका इस्तेमाल करके उनके ऊपर हमला किया गया जिसके बाद से वो कोमा में हैं और बर्लिन हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इसे नोविचोक का जो मतलब होता है वो रशियन में न्यूकमर होता है
जब इसका इस्तेमाल किया जाता है तो व्यक्ति का जो बॉडी का जो मैसेज सिस्टम है वो हिंडर हो जाता है। जो माइंड मैसेजेस देता है हमारे वेरियस बॉडी पार्ट्स को वो नहीं दे पाता है, जिससे बॉडी पार्ट्स अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाते हैं और व्यक्ति कोमा में चला जाता है, मतलब उसका जो बॉडी फंक्शन है वो डैमेज हो जाता है। जो अगला प्रश्न है वो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के बारे में है। हाल ही में न्यूज़ में देखा गया, क्यों न्यूज़ में देखा गया वो तो जानेंगे। आपसे पूछा गया है कहाँ लोकेटेड है, मैक्सिको, इजिप्ट, चाइना, सूडान। सही जवाब बताइए। अगर आपने सही जवाब सोच लिया हो तो देखिए, ये जो गीज़ा के पिरामिड हैं इनके बारे में आपने बचपन से ही पढ़ा होगा। पिरामिड्स कहाँ पाए जाते हैं, लार्जली ये नाम आपके दिमाग में अब तक आ गया होगा। इजिप्ट में हमें पिरामिड मिलते हैं और गीज़ा का पिरामिड तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आपने बचपन में भी जनरल स्टडीज़ की जो जनरल नॉलेज की बुक्स हैं उनमें भी इसके बारे में हो सकता है पढ़ा हो। इन पिरामिड्स की पिक्चर्स आपने ज़रूर देखी होंगी कई सारी हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज़ में, तो हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। इनमें से जो सबसे बड़ा है उसे ही गीज़ा का पिरामिड कहा जाता है। नासा ने भी एक एस्ट्रॉइड को ट्रैक किया, 465824 2010 FR कोड दिया गया इसे। उन्होंने ये रेफरेंस दिया कि इसका जो साइज़ है वो गीज़ा के पिरामिड का दुगना है, इसीलिए ये पिरामिड थोड़ा सा न्यूज़ में आ गया था। इसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन है कि ये पिरामिड ऑफ कूफू या पिरामिड ऑफ चेपॉस के नाम, चेप्स के नाम से भी जाना जाता है। ये इजिप्ट के कायरो में सिचुएटेड है। जो 7 वंडर्स हैं एंशिएंट वर्ल्ड के, उनमें ये सबसे पुराना है और मोर एंड लेस जैसा बनाया गया था वैसा ही इंटैक्ट पड़ा हुआ है। जो अगला प्रश्न है वो एक रिपोर्ट के बारे में है, दैट इज़ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट। कौन पब्लिश करता है ये पूछा गया है। ऑप्शंस में है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, फ्रीडम हाउस, ह्यूमन राइट इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम। सही जवाब बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ बी, यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। इस रिपोर्ट ये एक प्रकार की एनुअल रिपोर्ट है जहाँ पर ये देखा जाता है कि वैसे तो ये एक इंडिपेंडेंट फेडरल गवर्नमेंट कमीशन है, कम से कम ये कहते तो यही हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं। ये 1998 का जो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट है उसी के तहत वर्क करते हैं और ये देखते हैं दुनिया में कहाँ जो फ्रीडम की रिलीजन है उसके लिए खतरा है। जो अगला प्रश्न है वो ये है कि इन 4 रिपोर्ट्स में से ऐसी कौन सी रिपोर्ट या इंडेक्स है जिसे वर्ल्ड बैंक पब्लिश नहीं करता। यू हैव ऑप्शंस, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स या फिर ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट। अगर आपने अपना सही जवाब सोच लिया हो तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ सी, ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, बिकॉज इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है। इसे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के पार्ट के तौर पे तैयार किया जाता है जो कि वर्ल्ड बैंक ही पब्लिश करता है। कोर्सेस अवेलेबल हैं, CSU लॉन्च हो चुका है, बहुत समय नहीं हुआ है लॉन्च हुए, आप कवर कर सकते हैं। इसमें विदिन 8 मंथ 2021 की आप पूरी तैयारी कर सकते हैं, जहाँ पर लगभग 16 पार्ट्स जो आपके UPSC के हैं वो कवर होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ एडिशनल पार्ट्स भी कवर करवाए जाएंगे इंक्लूडिंग CSAT एंड ऐसे राइटिंग। तो अच्छी तैयारी आपकी हो सकती है विद दिस कोर्स। आप इसे video.onlyis.in पे जाके एक्सेस कर सकते हैं या फिर OnlyIS के एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। कल भी इस पार्ट में लास्ट के 2 क्वेश्चंस के पार्ट में हम इंडेक्स एंड रिपोर्ट ही रखेंगे, लेकिन दैट विल बी द लास्ट डे। उसके बाद हम कोई और टॉपिक चूज़ करेंगे। प्लान करते हैं कि आर्ट एंड कल्चर के कुछ टॉपिक्स उठाते हैं और उन्हीं से आपको प्रश्न, वो टॉपिक हम आपको बता देंगे, आप उसे तैयार रखिएगा और उसी से हम आपसे 2 क्वेश्चंस पूछ लेंगे। तो इससे आपका धीमे धीमे वो जो पार्ट है वो प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर का प्लान करेंगे। खैर कल के लिए तो आप ये इंडेक्स और रिपोर्ट ही तैयार रखिए, उसी से प्रश्न पूछेंगे। इस सेशन में यहीं पे रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।